नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि हमारी मिट्टी के लिए, हमारी सोइल के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है पशुओं के या तो मृत शरीर है या पशुओं के अपशिष्ट भाग हैं। खास करके गाय का गोबर, गौमूत्र तो बहुत ही अद्भुत हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक परंपरा रही थी, जब भी हमारे खेत खाली होते थे, खास करके बैसाख की फसल के बाद जब हम हमारे जो खेत खाली रहते थे, तो हम अपने खेतों में गाय के झुंडों को बैठाते थे, भेड़ बकरियों के झुंड को बैठाना पसंद करते थे, या फिर ऊँट के रेवड़ जो पूरे राजस्थान से, गुजरात से पूरे देश में घूमते रहते थे, उनको विशेष आमंत्रित करके अपने खेतों में बैठाते थे। गाय के झुंड को बैठाने का, गाय के गोबर गौमूत्र का अपने मिट्टी में मिलाने का एक ही अभिप्राय होता था। वो अभिप्राय ये था कि गाय हमारे खेत में रुकें, गोबर का त्याग करें, गौमूत्र का त्याग करें, और उसके बाद जैसे ही जून के आसपास जो बारिश का मौसम आता है, तो उस बारिश के मौसम के माध्यम से जो हमारी मिट्टी को जल की आपूर्ति होती है, वर्षा जल की प्राप्ति होती है, तो गोबर गौमूत्र में और मिट्टी के अंदर हजारों तरह के माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो मिट्टी की प्राण शक्ति है, उनका फर्मेंटेशन हो जाए, उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाए। और इस जीवाणु के मल्टीप्लिकेशन के लिए गाय के गोबर से अद्भुत और सबसे प्रिय खाद्य कोई नहीं हो सकता है। गोबर या पशुओं के मृत शरीर हैं, प्राणियों के जो मृत शरीर है, कार्बनिक जो पदार्थ हैं, इन जीवाणु के प्रमुख भोजन है। तो इसलिए हम अपने खेतों में गाय गाय आदि पशु को बढ़ाने का प्रयास करते थे, और उससे बरसात के 3-4 महीने में पर्याप्त पानी उपलब्ध होता था, जीवाणु की संख्या इतनी बढ़ जाती थी। साथ ही कई तरह की वनस्पतियां, कई तरह खरपतवार उस मिट्टी में सहजता से उपजते थे। ऐसे में जब भी हम बरसात के मौसम में किसी भी तरह का बीज अपने खेतों में रख देते थे, तो वो बीज, वो फसलें बिना किसी ज़्यादा प्रयास के सहजता से उपजती थी, अच्छा उत्पादन देती थी। इसीलिए आज भी हम देखते हैं कि बरसात का मौसम जैसे शुरू होता है, पहली बारिश जैसे ही गिरती है, सैकड़ों तरह की वनस्पतियाँ सुबह उगाती हैं। वो लाभ हमें ट्यूबवेल के पानी से, सिंचाई के पानी से नहीं उपलब्ध होता, वो मात्र बारिश के पानी की कुछ बूंदें कर दिखाती है। तो ये पहला प्रयोग है। दूसरा, गाय के गोबर गौमूत्र में कई ऐसे विशिष्ट रसायन रहते हैं। गोबर में तो बहुत सारे के जीवाणु भी होते हैं। ये जीवाणु, जो माइक्रोब्स गाय के लिए तो उपयोगी हैं, स्वास्थ्यकारक हैं, उसके लिए बहुत मूल्यवान है, लेकिन वो हमारी मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए किसान यदि गाय के गोबर का, गौमूत्र का प्रयोग अपने खेतों में करता है, तो उससे विशेष लाभ ले सकता है। गोबर का तो प्रयोग हम जानते हैं, गोबर की खाद तो विशेष उपयोगी है। गोबर की खाद को कई तरह से हम खेतों में प्रयोग भी करते हैं, और गोबर की खाद के माध्यम से न केवल मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, बल्कि मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो भी सामान्य स्तर पर बना रहता है। वो कार्बनिक जो ऑर्गेनिक कार्बन है, उसका स्तर भी निरंतर बढ़ता चला जाता है। ये आम सहजता है। और जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर अच्छा रहता है, ह्यूमस अच्छी मात्रा में रहती है, वो सहजता से पानी को सोख लेती है, नमी को बनाए रखती है, और ऐसी नमी में कोई भी बीज, कोई भी पौधा, कोई वृक्ष सहजता से पनपता है, फलता फूलता है। और ऑर्गेनिक कार्बन के कारण मिट्टी के माध्यम से बहुत सारे रोग भी हमारी वनस्पतियों में नहीं पहुंच पाते, मिट्टी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। तो मिट्टी में गोबर का, गौमूत्र का विशेष प्रयोग है। मैं इसके अलावा कुछ और बताऊं, गाय के मूत्र में तो ऐसे विशेष रसायन रहते हैं, इनका तो बार बार वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हो चुका है कि गाय के मूत्र में तो कैंसर रोगकारी रसायन भी पाए गए हैं। इसीलिए अमेरिका जैसे अति विकसित देश के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने कई पेटेंट हासिल किए हैं, और कैंसर की रोकथाम के लिए, कैंसर की बीमारी से बचाव के लिए गौमूत्र आधारित दवाओं का प्रयोग हो रहा है। गौमूत्र में कुछ ऐसे विशेष रसायन भी हैं जो हमारी लीवर की मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर देते हैं। कई तरह के संक्रामक रोगों से वो सुरक्षित रखने की काबिलियत रखते हैं, शक्ति रखते हैं। इसके अलावा गौमूत्र का प्रयोग हमारी मिट्टी में, हमारी फसलों में विशेष रूप से देखने में आता है। गौमूत्र के माध्यम से न केवल मिट्टी में के उपजाऊपन बढ़ते हैं, बल्कि मिट्टी के अंदर
जो मिट्टी के अंदर जो कई तरह के रोग कारक विकसित हो जाते हैं, जैसे नेमेटोड विकसित हो जाते हैं कि और फंगस जनित बीमारियां विकसित हो जाती हैं, बैक्टीरिया विकसित हो जाते हैं, वायरस विकसित हो जाते हैं, जिनके कारण हमारी फसल सीधे सीधे प्रभावित होती है। मात्र गौमूत्र के सही प्रयोग से उनसे बचा जा सकता है। आप आपने अक्सर सुना होगा कि यदि आप किसी भी फसल में यदि फसल में पानी के साथ गौमूत्र का गौमूत्र की आपूर्ति कर दें या गौमूत्र का विशेष प्रयोग आप कीटनाशक के रूप में, फंगिसाइड के रूप में अपनी फसलों में कर दें, तो उसके दो लाभ मिलते हैं। पहली तो ये कि उन रोगों से, उन फंगिसाइड से, उन कीटनाशकों से, उन जीवाणु विषाणु से हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। बल्कि मूत्र के अंदर जो विशेष रसायन रहते हैं, जो बायोसेंसर या बैक्टीरियाफेज रहते हैं या बायोसेंसर्स रहते हैं, वो पत्तियों के माध्यम से और वनस्पतियों में पहुंच के, पेड़ पौधों में पहुंच के उनकी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, उनकी ग्रोथ को अनायास बढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, जो अभी तक हमें लग रहा था कि दिखाई दे रहे थे कि हमारे पौधे सूखने लगे हैं, उनका पीलापन आ गया है, उनकी ग्रोथ रुक गई है, उनकी फ्लावरिंग रुक गई है, उनके पेड़, उनकी वृद्धि अनायास धीमी पड़ गई है, या उनकी ब्रांचेस तेजी से निकल नहीं रही हैं, या फ्लावरिंग रुक गई है, फूल सूखने लगे हैं, पत्ते फल कच्ची अवस्था में झड़ने लगे हैं, तो ऐसी अवस्था में कुछ भी स्प्रे गौमूत्र कर दिए जाए तो उनसे न केवल उनमें रुकावट आती है, उनमें लाभ मिलता है, क्योंकि अनायास ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप छोटा सा प्रयोग करके देखिए, आप एक घोल तैयार करके देख लीजिए गौमूत्र के माध्यम से। घोल ऐसा है कि 10-15 लीटर के आसपास गौमूत्र ले लीजिए। ये गौमूत्र का गाय के गोबर का कभी ताजी अवस्था में प्रयोग नहीं करना चाहिए। गौमूत्र जितना पुराना हो उतना तीव्र प्रभावशाली बन जाता है, क्योंकि गौमूत्र में जल जो है वाष्पीकृत हो जाता है और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। कंसंट्रेटेड यूरिन फसलों पर कई तरह का प्रभाव दिखाता है। तो आप पुराने से पुराना कोई गौमूत्र ले लीजिए, उसमें 2-3 किलो के आसपास वो डाल दीजिए। आप छाछ का प्रयोग भी गौमूत्र के साथ में कर सकते हैं। हल्दी जो होती है, जिसको आप मसाले के रूप में घर में प्रयोग कर सकते हैं, यदि कच्ची हल्दी है तो उसका पाउडर बना के गौमूत्र में डाल दीजिए। साथ ही इसके अलावा आप 1-2 चीजें और हैं जो आपको अपने आसपास सहजता से मिल जाती हैं। उसमें एक चीज तो है, जो सहजन की पत्तियां हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, पेस्ट बना के उसमें डाल सकते हैं। साथ ही नीम की पत्तियां हैं, नीम की पत्तियों का पेस्ट बना के गोबर में डाल सकते हैं। और और यदि आपको अनार की पत्तियां मिल जाएं, जामुन की पत्तियां मिल जाएं, गुड़हल की पत्तियां मिल जाएं, तो आप इन सारी पत्तियों को भी अच्छे से पेस्ट बना कर उसमें डाल दीजिए। 10-15-20 दिन तक उसको पड़े रहने दीजिए। फिर इसका स्प्रे किसी भी अवस्था में, रोग की अवस्था में, सामान्य अवस्था में, विकास धीमी पड़ने की अवस्था में आप अपनी फसलों पर करके देखिए। आप आप यदि साग सब्जियां करते हैं तो साग सब्जियों पर इसका प्रयोग करके देखिए। आप 4 क्यारियों को अपने जैसे परंपरागत करते रहिए, उसमें जो करना है करते रहिए, लेकिन एक क्यारी में 15-20 पेड़ आप हरी मिर्च के देख लीजिए, बैंगन के ले लीजिए, भिंडी के ले लीजिए, टमाटर के ले लीजिए। आपको कोई भी जो आपने लगाए हुए है, उसमें 10-15 पेड़ आप ऐसे ले लीजिए और उस पर मात्र इसी गौमूत्र का छिड़काव 2-4 बार करके देखिए। शुरू में तो हफ्ते में 2 बार छिड़काव करना है और छिड़काव के समय इस गौमूत्र सॉल्यूशन का 5 से 10% मात्रा लेनी है। 5 से 10% मात्रा लेके